थोड़ा सा इसको मुझे करो। आप उसे नहीं लिख के अस्सलाम मुझे बता वालेकुम। आज का दीजिए। हमारा जो मौजू है वो है 1965 की जंग तारीख के आईने में, और हमारे साथ सीनियर फिक्शन राइटर हमीद शाहिद साहब मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि 1965 का जो वाकया है वो कैसे पेश आया, मगर सबसे पहले बात करेंगे राइटर्स के रोल की। सर, हमने देखा है कि यूजुअली जो राइटर्स हैं वो जंग के बड़े मुखालिफ होते हैं। ये कैसी जंग है कि इसमें फैज से लेकर और तमाम जितने भी तबस्सुम साहब हैं या बड़े राइटर्स हैं, उन्होंने बड़ा साथ दिया इस बैटल में। इसकी क्या वजह थी? बहुत शुक्रिया। पहले तो आप दोस्तों का और आपके फोरम का बहुत शुक्रिया कि आप इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और लिखने वाले अदीब जो हैं और शायर जो हैं और दानिश्वर जो हैं, कभी भी जंग की हमायत में नहीं रहे। मैं ये समझता हूँ कि वो अदीबों के हाँ ये तस्वुर जो है वो इंसानियत के हक में जाता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई दुश्मन है इंसानियत की तो ये जंग ही। इंसान होने के नाते दूसरे इंसानों से आप एक मोहब्बत के रिश्ते से जोड़ना चाहिए, आपको मुकालमे के रिश्ते से जोड़ना चाहिए, गुफ्तगू के रिश्ते से जोड़ना चाहिए। और देखिए, इंसान आदमी जो आदमियत जो है वो इंसानियत में तभी बदलती है, यानी आप महज जानदारों की तरह जानदार नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि जी आप ये जो है ये बोल सकने वाला हमारे नातिक जिसे आप कह लें, तो ये बड़े महदूद तस्वर है इसका। देखिए, जो जुबान है ये बहुत कुछ आपको शऊर देती है, आपको बहुत सतहों पे और तहों पे ले जाती है और आपको गुफ्तगू और मुकालमे में दाखिल करती है। तो ज़ाहिर है जब ऐसी सूरत हाल होगी तो उसमें जंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये इंसानियत के उसके मनसब के खिलाफ है जंग। लिहाजा अदीबों ने हमेशा जंग की मुखालफत की है और हमेशा ये कहा है कि हमें हम बातचीत से, अमन से एक दूसरे को समझना चाहिए। और ये भी देखिए कि जंग में किसी की फतह नहीं होती, ये बिल्कुल याद रखिए। कोई सी भी जंग हो, बस आप दोनों तरफ से देखेंगे तो दोनों तरफ आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो ये दावा करने वाले हों कि इसमें जीते तो हम। उसमें जीतता कोई नहीं, हारती इंसानियत है, और हर बार इंसानियत हारती है। आप देखें कि गोली जो चलती है वो जब जाती है तो किसी के सीने पे जब लगती है तो वो आप उसे दुश्मन समझ रहे होते हैं, लेकिन जिसके सीने पे लगती है वो किसी माँ का बेटा होता है, किसी भाई का भाई होता है, किसी बहन का भाई होता है। तो बहुत सारे रिश्तों में वो बंदा होता है, वो इंसानी रिश्ते होते हैं। तो इसलिए जंग जो है वो कोई, मैं ये नहीं समझता कि वो इंसानियत के मसलों का हल है। लिहाजा यही सबब है कि अदीब जो हैं बिलअमूम जंग की हमायत नहीं करते। अब रह गया बात 65 के वाकये की और जंग सितंबर की, कि आखिर क्या वजह है कि अदीबों ने उसमें इसकी हमायत की। तो बात यह है कि इसके बारे में एक तासुर जो था, और वो तासुर इस पूरे मुल्क के अंदर मौजूद था, कि ये जारहियत हुई थी और हमारे वतन पे जारहियत हुई। और जब जारहियत हो और आपकी सलामती को खतरा दरपेश हो तो दिफा में आपको खड़े हो जाना या आप पे लाजिम हो जाता है। जाहिर है जब दुश्मन चढ़ दौड़ेगा आपके मुल्क के ऊपर तो आप कैसे रुक सकते हैं, उसे आपको रोकना पड़ेगा। और ऐसी सूरत में खामोश रहना ये मुनासिब नहीं होता, ये आपकी हमीयत का तकाजा भी होता है, और ये हुर्रियत फिक्र आपको इस बात पे मजबूर करती है कि आप आगे आएं और अपने मुल्क का, अपने लोगों का, अपने अवाम का, अपने नजरिए का, अपनी फिक्र का दिफा करें। तो ये बुनियादी तौर पे चूंकि एक दिफाई जंग थी और भारत इसमें एक जहरे के तौर पे हमारे सामने आया था, तो इसमें जो अदीब हैं वो इसमें पूरी तरह शामिल हुए। मुझे याद आता है इसमें जो
थे फैज अहमद फैज। 1962 में जब उन्हें मिला था अमन पीस प्राइज सोवियत यूनियन की तरफ से, तो मुल्क भर में ये लिखा हुआ है, बहुत सारी तारीख हमारी, आप हर जगह आप देखेंगे ये वाकयात आपको ना, तो उनके खिलाफ उस वक्त तक यानी 65 की जंग तक, जंग सितंबर तक ये तासुर था कि जनाब वो तो भारत निवाज हैं और वो सोवियत यूनियन के जो उन्होंने लिया, और क्योंकि सोवियत यूनियन और भारत के दरमियान बहुत गहरे ताल्लुकात थे, और वो जिसे कहते हैं ना एक पेज पे, आजकल बड़ी इस्तेलाह ये चल रही है, तो उस वक्त वो एक पेज पे। तो ऐसे में उन्होंने कहा जनाब ये देखिए, एक तरफ तो रूस जो है वो सपोर्ट कर रहा है भारत को, और ये जो आकर सोवियत यूनियन में जाकर उनसे अमन प्राइज ले रहे। लेकिन जब जंग छिड़ती है तो फैज अहमद फैज जो है वो सरकारी मौक़िफ़ की हमायत करते हैं। अब जरा तसव्वुर कीजिए कि मुल्क के ऊपर एक डिक्टेटर का राज है, अयूब खान का। उस वक्त 1958 में हजरत आए थे 7 अक्टूबर को, और 10 साल तकरीबन उन्होंने डिक्टेटरशिप उनकी रही। इसके दरमियान जो एक इलेक्शन हुआ मोहतरमा फातिमा जिन्ना का, वो भी रिगिंग के जरिए उन्होंने जीता। लेकिन 65 का जो ही वाकया होता है, पूरी कौम उनकी पुष्ट पे खड़ी होती है, वो तकरीर करते हैं, और बड़ी जज्बाती तकरीर है। आप देखिए इधर उसकी आजकल आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं उसकी जो ऑडियो है वो, तो वो बड़ी जज्बाती तकरीर होती है, और वो बताते हैं कि जब दुश्मन ने हमला कर दिया और पूरी कौम लब्बैक कहती है उस सूरत हाल। तो ये 62 में इनके ऊपर ये इल्जाम लगा था फैज अहमद फैज पे, और ये जब आए तो अयूब मिर्जा जो इन्होंने किताब लिखी थी हम के ठहरे अजनबी, तो उसमें बड़ी तफसील से इस वाक़े को डिस्कस किया। उन्होंने कहा जनाब एक दिन ये हुआ कि ये फैज साहब वो आ गए इस्लामाबाद में, और हमने पूछा जनाब आप कैसे आ गए यानी इस शहर में, और उनके साथ जो थे वो सरकारी आदमी थे उनके अयूब खान के, गौर अयूब, आप जानते हैं बड़े मारूफ आदमी, तो उनके साथ थे। और उन्होंने कहा जनाब आप किधर, तो उन्होंने कहा जी हमें सरकार ने बुलाया है और वो चाहते हैं कि हम इस जंग में अदीब जो हैं उनके साथ हों और मशवरा दे और उनकी मदद। तो अयूब मिर्जा ने कहा कि फैज साहब आप जानते हैं कि आपको तो भारत परवर निवास कहा गया, भारत निवास कहा गया, और ये और वो, फिर इसी सरकार ने कहा तो आप इसी सरकार के लिए आ गए। तो बड़े नाराज हुए। उनके लफ्ज हैं, फैज साहब ने कहा कि ये क्या बकवास है, ये भारत निवाज और ये निवाज क्या होता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम पे जाहिरियत हुई है, और जब जाहिरियत हो जाती है तो मुल्क, तो मसला उन्होंने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था कि फिर ये मसला नहीं रहता कि आप कहाँ हैं, बुनियादी मसला ये रहता है कि आपने मुल्क का दिफा करना है, इसकी दिफा करना है, और उसके लिए आपको इनके साथ रहना चाहिए। अयूब मिर्जा ने अपनी किताब में लिखा हूं, अयूब मिर्जा ने बहुत बड़े मजे की बातें इसमें लिखी, और ये किताब जो मैं कह रहा हूँ ये इधर से भी छपी है, भारत से भी छपी हुई है। अब देखिए, आप रेख्ता पे जाएंगे आपको मिल जाएगी, आप किताब उठा के देख लीजिए, उसमें ये वाकयात सारे लिखी हुई हैं। उसमें एक और वाकया भी लिखा हुआ है कि वो अलीना जो एक बच्ची है उससे उसका एक क्वेश्चन, उनका सवाल जवाब भी लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि देखिए ये जो लोग हैं ये सारे कैसे इकट्ठे हो गए थे, और उनके तो अयूब मिर्जा कहते हैं कि मैंने कहा ये जज्बा ईमानी के तहत इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जज्बा ईमानी क्या अब भी नहीं हो सकता। कहता शायद इससे बड़ा वाकया हो, लेकिन तकलीफ दे बात यह है कि कतर में इससे बड़ा वाकया हो गया था और हमारा जज्बा ईमानी उस वक्त जाग नहीं सका था। खैर ये एक अलग बात है। लेकिन 65 की जंग में सूरत हाल ये थी। सर इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा सा हम जाते हैं, साथ हम पहले क्वेश्चन एक ले लेते हैं,
फिर उसके बाद इसके बैकग्राउंड पे और तफसील पे जाते हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बाबर साहब, क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको आवाज मेरी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, तस्वीर भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है। जैसा कि आपने कहा है कि इंडिया ने हम पे जारियत की, ठीक है, ये वो बात है जो हम मुताला पाकिस्तान में भी सुनते हैं और आम जनरल पब्लिक भी हमें यही बात बताती है। सितंबर 1965 से पहले अगस्त 1965 में भी बहुत कुछ हुआ था, जिसमें मशहूर ज़माना ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, मुजाहिदीन, मुजाहिद फोर्स, आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के हज़ारों लोग वेपन्स के साथ, असले के साथ इंडियन कश्मीर के अंदर एंटर हो गए थे और वहां पे उन्होंने 10 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर बगावत के लिए जंग शुरू कर दी थी। अब इंडिया ने इसको बाकायदा जंग तस्वर किया और अगस्त 1965 में जो कुछ हुआ, अगस्त 1965 में जो कुछ हुआ वो आज तक हमें किसी बंदे को बताया नहीं गया। उसका जवाब देने के लिए लाहौर, कसूर और सियालकोट में सितंबर 1965 में इंडिया ने बड़ा हमला किया। मेरा आपसे ये सवाल है कि हमने अगस्त 1965 में इंडिया के कश्मीर के ऊपर इतना बड़ा हमला क्यों किया, उसकी क्या वजूहत थी? अच्छा, एक तो पहली बात जरा मेरे जो स्टेटस है उसको भी समझ लीजिए कि मैं कोई फौजी या आर्मी का एनालिसिस करने वाला नहीं हूँ, एक बात। दूसरी बात ये कि मैं तारीख के बारे में एक नुक्ता नजर रखता हूँ और तारीख जो है वो कभी भी सच्ची नहीं होती। उसके लिखने वाले जो हैं उनका अपना अपना सच होता है बताने वालों का। आप जरा भारत की तरफ से जाके देखेंगे तो आपको यही सितंबर की जंग उनके हक में नजर आएगी और आप इधर से बैठ के देखेंगे तो आपको यह जंग आपके हक में नजर आएगी। एक और तारीख का अलमिया ये है कि इसमें आप सच तलाश करने जाएंगे तो सारे हकायक उसमें गुम होते चले जाएंगे। एक बहुत मारूफ लिखने वाले हैं ओरहान पामक, आपने नाम सुना होगा, नोबेल इनाम याफ्ता है, तुर्की से उनका ताल्लुक है। उन्होंने एक सफ़े की कहानी लिखी थी और उसमें वो कहते थे कि 16वीं सदी के इस्तांबुल में का वाक़या उन्होंने एक लिखा, एक सफ़े का है। और मैं छोटा सी बात 2-4 लफ्ज़ों में इसलिए कहता हूँ कि तारीख कैसे हमें गड़बड़ करती है, अगर हम उसे खोजने लगेंगे तो शायद कहीं और निकल जाएंगे और जो बात हम करना चाहते हैं वो बीच में रह जाएगी। तो वो ये था कि वहाँ जो फतहमंद हुआ था फ़ाखिर शाह, जब वो उसने हमला किया तो फ़ाखिर शाह फतहमंद हो गया और जो हुक्मरान था उस वक्त सलाहुद्दीन खान, तो उसे गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके उसे कत्ल कर दिया। अब कत्ल कर दिया तो देखें शाही महल में उस वक्त कुतुब खाने भी होते थे और हरम सराय भी होते थे। तो कुतुब खाने में वो दाखिल हुआ तो कुतुब खाने में तारीख लिखवाई जाती थी, मुअर्रख बैठे होते थे वहां पे, वो सरकारी तारीख लिखा कर, हमेशा ये करते थे कि वो तारीख लिखते जाते। और तारीख ज़ाहिर कातिब आप देखें बड़ा वक्त लगता है किताब तारीख की तैयार करने के लिए, कातिब बैठते हैं, उसका मुसव्वदा तैयार होता है, कातिब लिखते हैं, उसके अंदर फिर तस्वीरें बनाने के लिए मुसव्वर बैठता है, वो मुसव्वर पेजेस होते हैं, फिर उसकी जल्दबंदी होती है, वो सारा काम जो है वो करते हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा जनाब के नायक आ गया फ़ाखिर शाह, उसने कहा कि जहां जहां मेरी तारीख लिख लीजिए और जो वो सारी फतवात जो सलाहुद्दीन के नाम थी वो मेरे नाम पे मुंतकिल कर। यहाँ तक तो ठीक हो गया, सफा उलटते गए तो तारीख के एक जगह पे एक बड़ी तस्वीर थी रंगीन, तो उस खातून का नाम था नरैमन, वो हरम सरा की सबसे खूबसूरत खातून थी और उसकी तस्वीर थी और साथ सलाहुद्दीन खान जो था हुक्मरान उसकी तस्वीर थी और यूं तस्वीर थी जैसे आप कहें कि लैला मजनू होते हैं। उसने कहा कि जनाब ये जो तस्वीर है ना ये आपने बदलनी है और नई तस्वीर जो है यहाँ पे होगा। तो उन्होंने कहा जी ये तो नरैमन की वजह से लगी है तो वो आप उसे राजी करें। आप वो नरैमन के पास गए और उसने कहा कि जनाब तुम फ़ाखिर शाह को उसको भूलो, सदरुद्दीन को, और मेरे साथ तुम जो है मोहब्बत कर लो और फला फला। उसने कहा जनाब एक ही शर्त है कि वो किताब के अंदर उस तस्वीर को रहने दो तो मैं आपकी। अब ये जनाब वो शर्त ऐसी थी जिसे वो रात को ख्वाब में सोता था ना सोया होता था तो उसे ख्वाब में आती थी वो तस्वीर। वो उठा और चुपके से रात को गया और जाके वो किताब खोली और उस वक्त क्योंकि वो जो हुक्मरान होते थे वो साथ मुसव्वर भी होते थे, चाहे वो 2 नंबर मुसव्वर हों,
तो वो जाकर उसने उसे तस्वीर उसका चेहरा बनाने की बन जाए तो ये हुआ कि उसमें उसका अपना चेहरा तो नहीं बना, एक और हुक्मरान जो साथ वाले में था अब्दुल्ला शाह, उसका चेहरा बन गया। और अगली सुबह ऐसा हुआ कि वो अब्दुल्ला शाह वहां पे हमला कर चुका था और ये जो फाखर शाह ये कत्ल हो गया था। तो तारीख तो फिर नए सिरे से फिर तारीख लिखवाई जा रही थी। तो तारीख जो है हम अपनी मर्जी से लिखवा रहे होते हैं। हर एक जबरदस्त जो होता है वो अपने मुल्क की तारीख खुद लिखवा रहा होता है, लिहाजा इसमें उलझने की जरूरत इसलिए नहीं है कि उस वक्त जो सूरत हाल इस पूरे मुल्क के अंदर थी उसमें ये तासुर बिल्कुल वाज़ेह था कि हम पे जारहियत हुई है। हम इस पे पूरे मुल्क का कोई एक फर्द ऐसा नहीं था जो ये सोच कर कह रहा हो कि नहीं हम जा रहे हैं, बल्कि सारे जो मुल्क के, चाहे वो दानिश्वर थे, चाहे शायर थे, चाहे अदीब थे, चाहे दुकानदार थे, और हालत ये थी कि औरतों ने अपने जेवर तक उठा के जनाब वो ले आए थे कि जनाब इनको देने हैं। और हमें याद आता है कि कोई भी, अब देखें उन्हीं 6 सितंबर ही को ऐसा हुआ था कि शायरों और अदीबों का एक इज्तिमा लाहौर में हुआ था और अहमदुद्दीन कासमी उसकी सदारत कर रहे थे और उसमें हबीब जालिब भी मौजूद थे। तो हबीब जालिब ने, जब ये बात हो रही थी कि जो हमें नगमे लिखने चाहिए और मॉरल जो है इस कौम का उसको बुलंद करना चाहिए और इनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए और जवान जो वहां पे सरहद पे मौजूद हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, तो ऐसी सूरत में हबीब जालिब ने कहा कि एक और भी काम कीजिए कि वो जो क्लर्क बैठे हुए होते हैं ना रेडियो में, वो हमारे मिसरे काट देते हैं और उन्हें बदल देते, उनको भी रोक दें। तो कासमी साहब ने ये कहा था कि भाई इस वक्त जबकि हमारे जवान काट रहे हैं, आपको एक मिसरा के कटने का खौफ है। तो इसके बाद आप देख लें कि एक पूरी जमात जो थी लिखने वालों की रेडियो पहुंच गई। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने जनाब क्या मशहूर आपके नगमे देखे, मलका नूर जहान एक तरफ बैठी हैं और इधर जनाब गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम जो है वो लिखे जा रहे हैं और वो जो है वो फौरन लेती हैं, मेरे ढोल सिपाहिया तैनू रब दी रखा है, पुत्र हटाते नहीं विकदे, करनैल नहीं जरनैल नहीं, मेरा सोना शहर कसूर। कैसे कैसे नगमे उस वक्त रेडियो से चले थे और कितने खूबसूरत नगमे उस वक्त लिखने वालों ने लिखे थे। जमीलुद्दीन आली का है वतन के सजीले जवानों, मुजफ्फर फारसी का, ताज मुल्तानी का, तनवीर नकवी ने लिखे, ताज मुल्तानी ने गाया था जाग रहा है पाकिस्तान। जी, वो बाबर साहब एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, आपकी इजाजत जी से। प्लीज, जी प्लीज। बाबर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, तो तारीफ के आदमी। आवाज नहीं आ रही आपकी बाबर साहब, कहिए। आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड। जी बाबर साहब बोलिए, बोलिए बाबर साहब। अच्छा सर, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, मासूम सा सवाल, कि फील्ड मार्शल अयूब खान की जो शख्सियत है वो काफी पुरअसरार शख्सियत है। वो 1947 में कर्नल थे, 1947 में वो कर्नल थे, लेकिन 1951 के अंदर वो कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी बन गए। ये 4 सालों के अंदर अंदर ऐसी अजीबो गरीब तरक्की कभी पाकिस्तान की आर्मी में कभी सुनी नहीं गई। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बुनियाद पर एक बंदे को कर्नल से कमांडर इन चीफ बना दिया गया 4 सालों के अंदर अंदर, जबकि वो फिर 1958 में 1958 के अंदर वो जो है फील्ड मार्शल बन गए और उससे पहले वो डिफेंस मिनिस्टर भी थे पाकिस्तान के और इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं सिविल गवर्नमेंट्स में। तो अयूब खान की तरक्की के हवाले से अगर आप कोई रहनुमाई करें कौम की तो। अयूब खान, इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के जितने लोगों ने कब्जा किया ये पहले मार्शल आर्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे और ऐसे लोग जो कुव्वत के इस तरह आप कह लें रसिया होते हैं और वो आते हैं और जमहूरी हुकूमतों को एक तरफ करके और वो बड़ा एक मंसूबा लेके आते हैं, तो आपको पहले पहले हीरो लगते हैं। आप देखिए जब अयूब खान आए थे सिकंदर मिर्जा को हटा के, तो आपको बड़े हीरो लग रहे थे और उनके दौर में तरक्की शरक्की भी हुई है सारी कुछ, इसलिए कि उन्हें जब तक उन्हें रखा जाना था तो वो बहुत उनको ज्यादा आप कह लें एक अच्छी खूबसूरत तस्वीर उसकी बना के तमाम के सामने पेश होती रही।
ज़ाहिर है इसके पीछे कुछ और मुहर्रकात भी होते हैं, और जितने भी आपके यहाँ आए हैं ये लोग, आमिर जितने भी आए हैं और हुकूमतों को हटा के और उनका तख्त उलट के आए हैं, तो ये मत क्यास कीजिए कि ये खुद ही आ गए हैं, ये इनके पीछे कुछ ना कुछ होता है एक। और फिर जब वो गए हैं तो ये भी हालत देख लीजिए कि पहले उनको हार्ट अटैक हुआ था और फिर वो पहुंच बैठ गए थे, और पूरे मुल्क के अंदर जो है वो कुत्ता अयूब खान हो गया था जो बड़ा महबूब था। तो फिर जब जाते हैं तो फिर उसके बाद यही सूरत हाल हो जाती है। ये तो एक वाकया है, इस मुल्क के साथ जिसने भी जुल्म किया है, जिसने भी ज्यादती की है, जिसने भी इस मुल्क के और इसके आवाम के साथ हमदर्दी और वफादारी नहीं की है, चाहे जो भी उसका सपोर्टर पीछे से रहा है और कितनी बड़ी ताकत रही है उसकी, वो रुसवा हुआ है और उससे रुसवा होना है। तो ये तो एक तयशुदा अम्र है, और ये हम देख रहे हैं, हमने छोटी सी उम्र में अपने देख लिया। 65 की जंग में आप देखें आवाम के जज्बात कहाँ, एक जंग है ये वाली 65 की और एक है 71 वाली, आप दोनों का जरा कंपैरिजन देखें आवाम की सतह पे भी। 65 की जंग में पूरी जो लोग थे वो एक कौम में ढल गए थे, हम कौम बने थे उस वक्त। हर एक आदमी जो है वो पाक आर्मी के पीछे खड़ा था, हर एक आदमी जो है वो हुकूमत के पीछे खड़ा था, ये जानते बूझते कि ये एक आमिर जो है वो जानते हुए कि सबसे मकबूल लीडर फातिमा जिन्नाह थी, जिन्हें हरा के वो अयूब खान जो है वो उस वक्त मसनद इक़्तिदार पे अभी थोड़ा ही अर्सा हुआ था कि ये जंग शुरू हो गई। लेकिन इसके बावजूद मुल्क की सलामती का मामला था तो सारी कौम मुतहद हो गई थी। मुझे याद है, हमारी उम्र तो छोटी थी, 8-9 साल, क्या उम्र होती है, लेकिन मेरी याददाश्त में एक वाकया मौजूद है। जैसे ब्लैक आउट होता था, हमें अंदाजा है कैसे बुजुर्ग आदमी एक आके हमारे जनाब वो खंदकें खोदते, बुजुर्ग आदमी खंदकें खोद रहे हैं, स्कूल में खंदकें खुद रही हैं, घरों में खंदकें खुद रही हैं, और ऐलान होता था बाकायदा शाम को कि वो आप जो है वो लाइट ऑफ कर देंगे और जब सायरन बजेगा तो आप चले जाएंगे खंदकों में। तो हम जो है जो ही ऐलान होता था, ये सायरन बजता था, तो बजाय खंदक में जाने के धप धप करते हम सीढ़ियां चढ़ते थे और छत के ऊपर पहुंच जाते थे कि ऊपर जो जंगी जहाज है उनका तमाशा देखेंगे। तो मौत का खौफ हम में नहीं रहा था, इसलिए कि कौम जिंदा हो गई थी, हर सारी कौम जिंदा हो गई थी और उसके अंदर से वो मौत का खौफ जो है वो मिनहा हो गया था। ये उस जंग का कमाल था, इसलिए कि सारी कौम को यकीन था कि देखिए 6:45 सवेरे को 4:45 4 बजे करीब करीब ये 3:45 पे ये पहला जो गोला वाघा बॉर्डर पे हुआ गिराया गया था। तो फिर अच्छा, उसके अगर हम थोड़ा सा बाद बैकग्राउंड में जाएं, सैयद असद कासिम साहब भी ये सवाल कर रहे थे, हमारा जब पोस्ट का उनको बताया गया कि इस पे बात होगी, और ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने भी इस पे इशारा किया कि पाकिस्तान आर्मी कुछ पेशरफ्त कर रही थी और कश्मीर की तरफ वो जा रही थी। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कोई 24 घंटे का डिले किया गया था फैसला करने में, और पाक आर्मी को गो हेड नहीं दिया गया था। अगर वो दे दिया जाता तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि मैं असल में इन सवाल की तरफ नहीं जाना चाहता था। तो जो कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की, जिस प्लान की वो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। बिल्कुल सितंबर में के आगाज में भी ये एक वाकया हो चुका था, और इस तरह के हालात साजगार तो नहीं थे, और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी पेशरफ्त हुई थी, पेशकदमी हुई थी। तो जब ये सूरत, लेकिन 6 सितंबर की सुबह को ऐलान नहीं हुआ था उनकी तरफ से। आप सर, इस असल वाकये में की ये हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वो क्या सूरत हाल थी जिस पे पाक आर्मी को पेशरफ्त करना पड़ी थी। क्या वो कश्मीर के लिए करना चाह रहे थे? वो पेशरफ्त अगर कर रहे थे तो फिर आगे तक क्यों नहीं गए? वो क्या सूरत हाल थी जिसकी वजह से वो रुक गए? यानी पहले तो ये बताइए कि वो पेशकदमी की जरूरत क्यों पड़ी और फिर वो रुक क्यों गए थे? देखिए, जंग तो हमारे पास मसला ये बन गया कि 47 में इवन गुरदासपुर और सिलट और ये जब कट गए और फिर कश्मीर का इशू जो है वो आपका फंस के रह गया। तो ये सारे मामला तो आपके पीछे थे, जो आपकी तारीख आपके पास एक मसला है, ये मसाइल जो है वो नज़ाकत का वो शुरू हो गया था। हमारी पहले से
ऐन आगाज से ही जंग शुरू होगी। जब आपके मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर गए थे आपके सरहदी इलाकों से, तो आप देखें ये सारे वाकयात, इनके पीछे हमारे जो दुश्मन के, यानी दुश्मन डिक्लेयर हो गया था वो जो भारत है आपका, और जाहिर है इसके फिर इसके साथ साथ बहुत सारे आपके दिफाई मफादात, जो दिफा के साथ जुड़े जो मफादात हैं वो भी जुड़ते चले जाते हैं दोनों तरफ, दोनों इधर भी जुड़ते चले गए उधर भी जुड़ते चले गए। तो वो सिर्फ सियासी मसाइल से ज्यादा हमारी कौमी सलामती के इन्वर्टेड कामा के इश्यूज भी होना शुरू। और जाहिर है इस तरह की जो वाकयात होते हैं वो कहीं ना कहीं जो जंग के तरफ पेशरफ्त होती रहती है और होती रही। और हम देखें कि हमने कोई एक जंग नहीं, जो जंगें लड़ी हैं इन सारी जंगों में हमारे लिए बड़े मसाइल अपनी जगह पे पैदा हुई। ये मैं पहले ही गुजारिश कर चुका हूँ कि बहैसियत अदीब मैं ये समझता हूँ कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। और हुआ ये के बदले में कोशिगन ने जिस वक्त आपको कहा कि जनाब आ जाइए ताशकंद में और आप वहां जाके मुआहदा कर लेते हैं, तो बताइए कि वो मुआहदा आपके हक में तो नहीं जाता है, बल्कि होता ये है कि आप के अपने मुल्क में भी, यहाँ भी भुट्टो साहब जो हैं वो एक पूरी मुहिम चलाते हैं, क्योंकि उन्हें अगले इलेक्शन में अपनी पोजीशन वाजे करनी थी। उन्होंने पार्टी बनाने की तरफ वो चल पड़े थे और उन्हें इशारा हो गया था कि जनाब अब आपकी बारी है। तो वो उन्होंने कहा जनाब कि ये ताशकंद में तो ये सारा कुछ बेच है और मैं इसका पर्दाफाश करूंगा, और आखिर वक्त तक वो उन्होंने बिल्ली उस थैली से नहीं निकाली और वो इलेक्शन जीतने तक वो सिलसिला उनका चलता। हत्ता कि ये जब गए तो फिर ये शिमला मुआहदे में जो कुछ करके आ गए, उसकी वजह से वो जो कश्मीर का मसला था, वो जो जिसको बैनुल अक़वामी मसला था, सलामती कौंसिल तक वो पहुंचा हुआ था, वो मसला दोनों मुल्कों के बीच का होके रह गया कि जी आपस में आप इधर खुद शास्त्री उस वक्त थे हिंदुस्तान के सरबराह, और शास्त्री साहब जो है लाल बहादुर शास्त्री साहब का ये हुआ कि वो जब वापस आए हैं तो उन पे भी तनकीद शुरू हो गई। और तनकीद क्या हुई, उन्होंने कहा जी इलामिया जो जारी हुई है उसमें तो ये कहा गया है कि वो एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे और ये कि इक़्तिसादी और सफारती ताल्लुकात को बहाल करेंगे, और फौजन जो है वो 25 फरवरी 1966 की पुरानी पोजीशन जो है उस पर चली जाएंगी। यानी जो इस दरमियान बाद में भी, इससे पहले भी तो कुछ गड़बड़ हो चुकी थी ना, जिनकी तरफ इशारा अभी ज़हीरुद्दीन साहब भी कर रहे थे और उस तरह के, तो उन सारी चीज़ों को उन्होंने कवर करते हुए उन्होंने कहा कि जी ये पोजीशन जो 1966 वाली है 25 फरवरी वाली, उस पे ये फौजें वापस चली जाएंगी। तो ये था उन्होंने। अच्छा, इस पे जो हिंदुस्तान है उसमें हर जगह पे ये कहा जनाब कि इसमें तो आपने ये नहीं कहा कि जी कश्मीर के अंदर जो दरअंदाजी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से उसको रोका जाएगा, और गोरिल्ला जंग जो उधर हो रही है और पाकिस्तान करा रहा है फलां 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 फलां, तो शास्त्री के खिलाफ फौरन ही, अभी वो पहुंचे ही नहीं थे तो ये शुरू हो गया काम। और शास्त्री साहब को पता है कि अगले दिन वो फौत हो गए थे, उनको हार्ट अटैक हुआ और वो फौत हो गए। तो उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। तो ये तो सारी सूरत हाल, वो मैंने पहले अर्ज किया है कि जंग जो है, आप जो मर्जी कहें, जंग का बयानिया हमेशा हर जगह जो मुरतब होता है वो अपने अपने मुल्कों के हिसाब से होता है। देखें, जो बात मैं कहना चाहता था यहाँ पे, वो बुनियादी चीज ये है कि जब बयानिया ये बन जाए पूरे मुल्क के अंदर कि ये दिफाई जंग है और यौम दिफा हम मना रहे हैं, तो इस यौम दिफा के हवाले से इस रेफरेंस से सारा मुल्क मुतहद होगा, चाहे वो दानिश्वर थे या गली में चलने वाला, बाजार में चलने वाला आम आदमी था, सारे लोग इस पे मुतहद थे। और सारी देखिए कि अब जंग, अच्छा फिर यही वजह है कि वो जंग जो है एक मिथ की सूरत इख्तियार कर दी। अब मिथ क्या होती है? मिथ ये है कि वाकया शायद बीच में कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द इतना आप कह लें खूबसूरत सा वाकयात का सिलसिला बुना जाता है कि आपको वो ग्लोरीफाई उसे कर देते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देखें पहाड़ की चोटी पे हैं आप,
और बर्फ का एक छोटा सा जो है ढेला ऊपर से फिसलता हुआ नीचे आता है, और घूमता घूमता जब नीचे पहुंचता है तो पता चलता है उसके ऊपर बर्फ लिपटी हुई जाती है और वो पूरा ग्लेशियर बन गया इतना बड़ा हो गया। तो बिल्कुल ऐसा ही है इस जंग के बारे में। बहुत सारे वाकयात फिर मशहूर हो गए। मसलन ये मशहूर हो गया कि देखें जी, वो सफेद कपड़ों में, लिबास में हैं, लोग आते हैं और घोड़ों के ऊपर सवार थे, और वो उधर से जो बम आते थे वो पकड़ते थे और फेंक देते थे उधर, और उन पे चला जाता था, और सब पगड़ियों वाले आ गए थे, और बेतहाशा इस तरह की चीजें वो आई हैं। और उस सर ये साइकोलॉजी के जो हेड थे, साइकोलॉजी के जो हेड थे डॉक्टर अजमल साहब, उन्होंने ये कहा कि ये जो वाकया है, ये मुझसे पूछा गया था कि मोरल हाई करने के लिए क्या किया जाए, तो मैंने एक स्ट्रेटेजिकली कोल्ड वॉर या साइकोलॉजिकल वार के तौर पर यह वाकया बताया था। तो आपको नहीं लगता कि ये वाकया हमारे यहाँ सक्सेसफुल हुआ और लोग आज तक इसको एक रूहानी पहलू समझते हैं? देखें जी, मैं रूहानियत की नफी नहीं करता। असल में मैं चूंकि दुनियादार आदमी हूँ और ज्यादा रूहानी नहीं हूँ, और मेरा तजर्बा नहीं है रूहानियत में कोई ज्यादा, जो मेरा एक्सपीरियंस चूंकि नहीं है, तो मैं उसे कहता हूँ कि यार मुझे ये जरा मुझे समझ नहीं आती इन चीजों की। हो सकता है सर अभी तो आपने इसको मिथ कहा, सर अभी तो आप इसको मिथ कह रहे थे, अब आप अपनी जान बचा रहे हैं। नहीं देखिए, मैं तो मिथ कह रहा हूँ ना। अब मिथ सच तो नहीं होती ना, कोई जरूरी नहीं कि सच हो, सच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यानी इतना जरा तो वाक्य तो हो सकता है ना, उससे बढ़ के आप उसे अगर वो पूरा बनाना चाहें तो वो एक अलग बात है। अच्छा, ऐसा है कि ये हो सकता है कुछ लोगों ने उसके अंदर जब इन्वॉल्व होते हैं और वो एक वाक्य कुछ होता है और बयान आखिर पे जाके कुछ हो जाता है, तो वो पर का परिंदा जो है वो बन जाता है। तो कई दफा शायद बात किसी का छोटा सा एक्सपीरियंस हो और उसने यूं महसूस किया हो कि कोई है जो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ रहा है, और उसने उस एक्सपीरियंस को बयान किया हो, तो फिर 1 से 2 और 2 से 4 और 4 से वो पूरी एक फौज हो गई। तो खैर ये एक ऐसा इशू है कि मैं ये एक उस वाकये की असरअंगेजी का भी ये असर है। आप तारीख के कोई भी वाकयात ले लें, वो वाकयात एक्चुअली अगर आप तारीख के अंदर देखेंगे तो वो शायद छोटे नजर आए, लेकिन वो जिस तरह सीना बसीना चल रहे होते हैं। वो इंतजार हुसैन ने बड़े मजे की बात इस हवाले से कही हुई है। उसने कहा ये जो मिथ बन जाती है ना, जो फिक्शन बन जाते हैं बाद में, ये दरअसल असल सच होता है। ये जो तारीख में लिखा होता है ये सच नहीं होता, इसलिए कि आपका जज्बा भी, अवाम का जज्बा भी उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो इसमें सारा वो अवाम का जज्बा है वो शामिल हो गया था, और उसने इसे बाकायदा एक आप कह लीजिए उसको एक पूरी तकवीयत दी उस तासुर को। और अब देखें ना कितनी बड़ी बात है, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे अहमद नदीम कासमी भी और अली सरदार जाफरी भी। अली सरदार जाफरी उधर मौजूद थे और अहमद नदीम कासमी इधर मौजूद थे। अली सरदार जाफरी जो है वो ये कह रहे थे और उनके साथ थे कि देखो ये जो पाकिस्तानी शुआरा हैं और ये जो गीत लिख रहे हैं, ये दरअसल बड़ा एक जज्बा जो है नफरत का है, इसको उभार रहे हैं। ठीक है ना, जब आप उनके गीत यहाँ से चल रहे थे और ये बड़ी बड़ी जबरदस्त कैंपेन थी ना, उसके मुकाबले में जो हिंदुस्तान में शायर और अदीबों की तरफ से हुई, उसके मुकाबले में यहाँ से जो जा रहे थे बड़े सरकर्दा लिखने वाले, उसमें आप जमीलुद्दीन आली देख लें, मुजफ्फर वासी देख लें, गुलाम मुस्तफ़ा, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम देख लें, हमायत अली शायर देख लें, जोश मली आबादी, हबीब जालिब, मैं ये सारे लोग जो थे, और गाने वाले देख ले, मेहदी हसन है, सलीम रजा है, हबीब जालिब है, जो तो ताज मुल्तानी है, मलका तरानम नूरजहां है, तो कैसे कैसे नसीम बेगम है, नसीमा शाहीन है, तो कैसे कैसे लोग जो है वो आपके गीत गा रहे थे और यानी फनकार होके, शायर होके ये गा रहे थे। तो उस सरदार जाफरी ने कहा ये तो जो जज्बा है नफरत है इसको बाहर है। इस जवाब में अहमद ने लिखा, उनकी किताब तहजीब में ये मौजूद है, तो उसमें उन्होंने लिखा अली सरदार जाफरी को मुखातिब करके, जनाब ये जज्बा नफरत नहीं है, ये जज्बा हुर्रियत है, जो अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आम आदमी आवाम के लिए जिस पे जाहिरियत हुई है उसको रोकने के लिए किए गए। और ये कितनी कह लें कि नादुरुस्त बात है, और ये बिलअमूम होता है कि जो ताकतवर होता है हमेशा जो जज्बा हुर्रियत को, जज्बा नफरत
अच्छा, इसको अगर आपने समझना हो तो जरा आज की हिसाब में समझ देख लेना। जब का यहाँ पे आया तो उसने कहा कि जनाब ये जो आपके सारे जज्बे आपने वतन को संभालने के बचाने के, ये सारा कुछ शहादत है, ये सारा दहशतगर्दी है। और उसने बना के दिखा दिया आपके सामने, बन जाती है ना। पहले एक क्वेश्चन कर लें फिर दूसरा कीजिएगा। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा ये क्वेश्चन है, हम जिस पे ये बात कर रहे थे कि 65 की जंग में सारी कौम मुजाहिद बन गई थी, औरतें बच्चे बूढ़े, इस पे कोई दो राय नहीं है। यानी कोई भी जिंदगी का कोई भी ऐसा नहीं था कि जो इस जंग में शामिल ना हो। बूढ़े भी, औरतें भी, गुलूकार भी, सिंगर, अदीब, सब ने अपना हिस्सा डाला। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या कौम, उसके बाद ये जज्बा नजर नहीं आया कभी, तो क्या एक कौम बनने के लिए जंग मुसल्लत होना जरूरी है या कोई मुश्किल वक्त आना बहुत जरूरी होता है? जब जंग चली जाती है तो फिर हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे क्यों हट जाते हैं? वैसे नगमे, वैसे गीत, वैसा जज्बा फिर कभी नजर नहीं आता। तो हमने अपनी नई नस्ल को ये सारा कुछ मुंतकिल करना है, जंग के बगैर मुंतकिल करना है। आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल, आपके सवाल में ही जवाब मौजूद है कि दरअसल आपने देखें कौम को किन बुनियादों पे जगाया गया। तो आप सारा स्टडी करेंगे, उन गीतों को स्टडी कर लें, खुद सदर अयूब की तकरीर का स्टडी कर लें, उसका एनालिसिस कर लें, जो बयानिया उस वक्त मुरतब हो रहा था उस सारे का कर लें। तो 4-5 चीजें थी जो बुनियादी तौर पे उभारी गई। एक तो ये कि हमारे ऊपर जारहियत हुई है और जुल्म हुआ है और हमें अपना दिफा करना है, ये बुनियादी चीज थी जो पहले कही गई। दूसरी कही गई जनाब कि आपको जज्बा ईमानी के तहत, ये जो होती है ना, बुनियादी तो कहते हैं कि रिलीजियसली आप किसी के अंगेंस्ट जाते हैं, तो रिलीजन तो बहरहाल ये होता है कि आप उसके ऊपर ईमान रखते हैं, चूंकि ईमान रखते हैं तो ये सबसे आखिरी सतह है कि आपने आंखें बंद करके इसलिए मर जाना है क्योंकि आपको यकीन है कि इसके बाद जिंदगी है, इसके बाद। तो जाहिर है आपके जज्बा जो मजहब का है उसको भी उभारा गया कि आप इसमें जाइए। और ये कोई जाहिर है ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, जब जिन चीजों के साथ आप जुड़ते हैं तो फिर आप उस जज्बे से काम लेते हैं, तो आपने लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीजें थी कि हमने जारहियत नहीं करनी, चाहे वो आवाम हो उन पे भी नहीं करनी। यानी एक हुक्मरान है और आमिर ऊपर बैठा हुआ है, उसे अवाम पे जारहियत है ना उसकी। तो आप जब उनके हकूक, तो आप जब उसको मिनहा कर देंगे अपनी आम जिंदगी में, तो कौम कैसे एक बनेगी? नतीजा क्या हुआ कि आप देख लीजिए कि कतर में हमारी जो दो अमली थी वो बिल्कुल खुल के सामने आ गई। जो कुछ मशरकी पाकिस्तान में हो रहा था उसमें हमने जो हिस्सा डाला, यहाँ से जो हिस्सा डाला गया, बतौर अदारा जो हिस्सा डाला गया, और उनके हकूक नहीं दिए गए और मुसलसल नहीं दिए गए, तो उसका नतीजा क्या हुआ? हम कौम नहीं बन सके। कौम हम तब बनेंगे, अब भी तब बनेंगे कौम कि बुनियादी तौर पे ये है कि आम आदमी ये महसूस करे कि ये मुल्क उसका है। जब तक आम आदमी ये महसूस नहीं करेगा उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए, आप जाते हैं अदालत के अंदर और जाते हैं और आप तो पता ये चलता है कि आपके कई साल गुजर गए हैं और आपकी जो है उसमें आपका फैसला नहीं हो रहा, और फैसला होता है तो पता ये चलता है कि जो वो मुल्जिम था आपने बरी कर दिया और वो तो साल भर पहले जो है वो तो जेल के अंदर फौत हो गया है और वो तो पहले ही इस दुनिया से रहा होके चला गया है। तो जब ये सूरत हाल हो आपके अंदर, आपको मेरिट के ऊपर आपके मुलाजमतें ना मिल रही हों और बच्चे हमारे जो है वो आला तालीम हासिल करने के बाद वो गली गली फिर रहे हो, आपके लिए सेहत के दरवाजे बंद कर दिए गए, अस्पतालों के अंदर आप देखने के कहां तक ले गए हैं, तो आम आदमी कैसे जुड़ सकता है उस जज्बे के साथ जिस जज्बे की आप बात कर रही हैं? याद रखिए। अच्छा सर, इनका दूसरा सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसको भी साथ मिला लें। वो हमेशा जो मुआशरे होते हैं वो जुल्म की बुनियाद पे तो शायद कायम रह जाएं, नाइंसाफी की बुनियाद पे नहीं रहेंगे, जुल्म की बुनियाद पे नहीं रहेंगे, भूख पे सारी चीजें वो बर्दाश्त कर लेंगे। नाइंसाफी जो हो रही है आम आदमी के साथ, वो उसके अंदर कौमी जज्बा बेदार नहीं कर रही।
हम अपनी जगह पे, कोई पंजाबी है, कोई पठान है, कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई सराइकी वाला है, कोई कश्मीरी है, लेकिन कोई पाकिस्तानी बनने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी जगह पे, आप ये देख लें कि कराची के अंदर और अभी जो सूरत हाल आपके सामने है, आप इसे आप देख लें, ये कौमी रवैया तो नहीं है ना। सिंध के अंदर सैलाब आया हुआ है और बहुत कम लोगों को यहाँ पता होगा। बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो यहाँ तक नहीं आ रही। तो ये सारी बातें पीछे हैं बनने में रुकते हैं। क्वेश्चन है कि जंग सिर्फ जंग ही आएगी तो आपने कौम बनना है। अगर आपके स्टूडेंट्स को रोजगार मुयस्सर नहीं है, आपके कराची वाले पानी में 5 दिन से डूबे हुए हैं, उनके पास बिजली नहीं है, 21 से उधर बिजली नहीं है, तो फिर क्यों नहीं कौम बनते? हम कौम बनने के लिए एक जंग ही का क्यों इंतजार करते हैं? इस पे आप क्या फरमाते हैं? और उस पे राइटर्स को लिखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन भी पूछिए। ये तो सर ने इसका पहले आपको आंसर दिया कि जब एक कॉमन एनिमी आपके सामने आ जाता है ना, कॉमन एनिमी होता है और आपको लगता है कि ज्यादती हो रही है, तो तमाम लोग फिर मिलकर उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आप अपना दूसरा क्वेश्चन पूछिए। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि 65 के हवाले से 2 स्कूल ऑफ थॉट हमें देखने को मिलते हैं। एक यानी जो कहते हैं कि जी तलवार और घोड़े और वो सारा कुछ था और वो बड़े फर्म हैं अपने उसमें, वो ये तक कहते हैं कि हमने जख्मियों को देखा, इंडियंस को, उनके जिस्मों पे तलवारों के निशान थे। और दूसरी तरफ ये जो आजकल की यंग जनरेशन है वो ये कहते हैं कि मजहब जो है वो एक कमजोर की बैसाखी है। नाउजुबिल्ला, मैं तो ये नहीं कहती, लेकिन आजकल के बच्चे ये कहते हैं। तो ये दोनों इंतहाएं हैं, यानी एक यहाँ तक सोचते हैं, दूसरे ये कहते हैं कि इससे अगर हम इन्हीं पे डिपेंड हो जाएंगे तो फिर तो ये ना कोई तैयारी होगी ना कुछ होगी। इसकी दरमियानी राह कोई फरमाएं, आप क्या कहते हैं? इसका कोई एक दरमियानी रास्ता। देखें, चलें आपकी बात ही मान लेते हैं कि मजहब कमजोर की लाठी है, तो कमजोर को भी तो जीना है, चलना है ना, तो उसको एक लाठी उसके पास रहने दीजिए। कि मसलन जब ये कहते हैं ना कि भाई आप जो जबरदस्त है उसके पास तो ताकत है, उसके पास असला है, उसके पास कुव्वत है, उसके पास पैसा है, वो उसके सहारे आपको मारता चले जाएगा, और गरीब आदमी ने कहना है मेरा जो है अल्लाह ही मुझ पे काफी है। तो चलें, आप उससे वो भी लाठी उसे छीनना चाहते हैं, वो तो ना उसके पास रहने दीजिए। चले आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन बात ये नहीं है। दरअसल ये जितने भी नजरिए होते हैं ना, मजहब भी एक नजरिया, ये जितने भी नजरिए हैं बुनियादी तौर पर ये इंसान के हक में ही होते हैं, लेकिन ये एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं। मजहब एक्सप्लॉइट कर रहा है अगर मौलवी, मजहब को एक्सप्लॉइट कर रहा है अगर कोई पीर, मजहब को एक्सप्लॉइट कर रहा है अगर कोई और फर्द या हुक्मरान जैसे कह देते हैं कि जनाब ये आपका मजहबी मसला है। तो इसका मतलब नहीं कि मजहब बुरा है या वो नजरिया बुरा है, कोई भी, चाहे वो कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, कोई भी नहीं होता। आप देखें जो उसकी बुनियादें होते हैं, फिक्री बुनियादें होती हैं, आप उन्हें जरा पढ़ के देखिए, वो कहीं भी ये नहीं कहेंगी कि ये जो है इसमें आपने जुल्म को रवा रखना है। मतलब जंग के हवाले से आप देख लीजिए, मजहब, आपका मजहब ये कहता है कि आप दूसरे पे जुल्म नहीं करेंगे, आप किसी बस्ती को नहीं उजाड़ेंगे जिसमें जो बच्चे और औरतें हों, आप उन पे हमला नहीं करेंगे, आप किसी ज़ईफ पे हमला नहीं करेंगे, आप दरख्तों के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जब आप बारूद फेंकते हैं तो क्या वहां जो होते हैं वो निशाने पे उन पे जब जाता है तो क्या वो ये देख रहा होता है कि ये ज़ईफ है और ये नौजवान है, मुझे इसको मारना है और इसको नहीं मारना है, और वो दरख्तों के ऊपर वो नहीं उसका वार और होता। बात ये है कि जो अमली सूरत हाल है वो कुछ और हो जाती है, ये कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। और वहां बदनाम कौन हो रहा होता है? वो अफराद नहीं होते, वो ग्रोह नहीं होता जो एक्सप्लॉयटर होते हैं, बल्कि वो बदनाम वो नजरिया, वो फिक्र हो रही होती है जिसका वो नाम ले रहे होते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि हम सिंसियर ही नहीं है, हम किसी चीज से सिंसियर नहीं है। हम अपने मुल्क के साथ जो हुक्मरान हमारे यहाँ आते रहे हैं बुनियादी तौर पे वो सिंसियर नहीं थे। और ये बिल्कुल दुरुस्त है जो ज़हीर साहब ने पहले सवाल किया था ना कि ये जंग तो इससे पहले भी इसके कुछ ना कुछ शवाहिद मिल रहे थे, और उसकी तरफ उन्होंने जो इशारे किए वो दुरुस्त हैं, उनको मानना चाहिए। जब आप तारीख को देखेंगे तो आपको ये चीजें नजर आएंगी। तो ये ऐसा नहीं है कि सारे एक तरफ रख देंगे, कसूर होता है दोनों तरफ से होता है, लेकिन जंग दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ के लोग हारते हैं। जंग गरीब आदमी हारता है,
जंग उसके खिलाफ होती है। वो आप देख लें, हमने इस दुश्मनी के बदले में न तो हम अपने कश्मीरी लोगों का जो बेचारे, आप देख लें कितने अरसे से वो बंद पड़े हैं घरों में और उन्हें कोई आसरा देने वाला नहीं है, ये मुल्क भी नहीं है उनको आसरा देने वाला। अब ये सूरत हाल है इसमें, और यहाँ का गरीब तो गरीब तर होता जा रहा है। और इसलिए कि जाहिर है हम बुनियादी तौर पे एक ऐसी स्टेट हो गए हैं जो दिफाई स्टेट है, और रिफाई जब तक स्टेट नहीं बनेगी, रिफाई आमा के काम नहीं होंगे, आम आदमी के हकूक की बात नहीं होगी, उस वक्त तक हम मुतहद कौम की सूरत में सामने नहीं आ सकते। अच्छा सर, वो क्वेश्चन दरमियान में रह गया था। सवाल ये था कि ऐसी क्या सूरत हाल थी मोराल के हवाले से कि अपने सीनों पे बम बांधने पड़े? ख़ास तौर पे मेजर अजीज भट्टी की हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि उनको आगे जाना पड़ा और सीने पे बम बांधने पड़े। इसके बाद हम ज़हीरुद्दीन बाबर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स वो दे दें, कुछ शॉर्ट से अपना एनालिसिस बताएं। बिल्कुल सही है। देखें, बात तो मैंने पहले गुजारिश की है, अयूब खान की तकरीर से लेके अदीबों के रवैये तक और आम आदमी तक के एक जज्बा तो बड़ा उन्होंने उभारा। ताकि आप देखें कि जज्बा इस तरह के, एक तो फिर जंग का, चोइंडा के टैंकों की जो जंग हुई थी उसमें बज़ाहिर वो पेशरफ्त कर रहे थे, और जब पेशरफ्त कर रहे थे तो हमारे पास ज़ाहिर है उस पेशकदमी को रोकने का जो रास्ता नज़र आया तो वो यही कहा जाता है जैसे कि यही था कि वो उनके सामने लेटे, कुछ एक लेटा तो फिर उसको देखा देखी दूसरे लोग भी उसके आगे आए गए, तो उसे कहा गया है जनाब ये जो है वो कब्रिस्तान बन गया उसका, टैंकों का, ये कहा गया। तो ये तो सूरत। अच्छा, अब ये देखिए, ये जज्बा तो ऐसा था, मुझे याद है एक तलागंग का शख्स था, वो था बास्केटबॉल का खिलाड़ी, और गुलाम मेहदी खान उसका नाम था, सिपाही आम आदमी था। तो वो घर आया हुआ था तलागंग में, तो जंग शुरू हो गई तो भागा भागा गया और पीछे, तो उन्होंने कहा जी ठीक है आ गए हो, तुम तो खिलाड़ी हो, तुम्हें ऐसा करें कि ये जो पीछे बैठे हुए हैं लोग कोई चीजें उसमें हम काम पे लगा देते। उसने कहा नहीं जी मैंने आगे महाज पे जाना है। तो उसके जज्बे को देखते उन्होंने भेज दिया, उसके साथ दूसरा टैंक वाला आदमी था, दोनों एक टैंक में थे, और वो गए आगे। तो वो एक कहीं वो उठा के उसे देख रहे थे, क्या को गोला आया तो वो जख्मी हो गए। अब वो उसका वो जो नीचे जो है वो दूसरा भी जो उसकी है कह लें जो जिसके के ऊपर वो चलता है पूरा, उसको उसके ऊपर वो गोला लगा था, वो भी उसका टूट गया। तो अब वो नीचे उतर के उसे देख रहे थे, तो वो दूसरा आदमी जो है उसको फिर जख्मी शदीद हो गया, तो उसे उठा के फिर वो पीछे जाने लगे, तो गोली लगी वो। तो अब ये जज्बा था, यानी अब ये बिल्कुल ये सामने की बात है, ये वाकया हमारा सुना हुआ है, देखा हुआ है कि हमारे इलाके के आदमी। तो ऐसी सूरत हाल तो थी। जज्बा यानी जज्बा तो उस मुल्क, मैंने कहा ना जब कौम बन जाती है ना तो फिर जुड़ जाती है। उन्हें यकीन होना चाहिए किसी एक बयानी, उस वक्त उस बयानी पे यकीन था लोगों, और लोगों को हो गया था, और लोग इस वाकये में साथ थे। यही चीज है। अब रह गया बात ये कि मेजर अजीज भट्टी का वाकया जो है, मेजर अजीज भट्टी जो है वो BRB नहर जो है उसको, उसके पास से उनकी कंपनी जो थी, और ज़ाहिर है उधर दूसरी तरफ जो है पूरा ब्रिगेड था, और खासा टफ महाज ये साबित हुआ था। तो बेग साहब जो है वो फिर खुद आगे गए। ज़ाहिर है हिम्मत वाला तो जो होता है वही ये सारा काम कर बैठता है, तो वो खुद आगे जरा जाके तो उसको उसमें मसरूफ रहे जैसा कि कहा जाता है। तो वो बहरहाल उस पर बहादुरी तो उनकी आपके सामने है, और मेरा ख्याल है इस जंग में उनको फिर निशान हैदर आ दिया गया, तो ये उनका हक बनता था, उनकी बहादुरी थी, इसमें कोई शक नहीं। सर आपकी इजाजत से आपने बाबर साहब की, सर हम चाहते हैं कि इन्होंने सारी गुफ्तगू सुनी और तारीख पे खुद भी इनकी बड़ी गहरी नज़र है, तो मैं चाहता हूं कि इन्होंने जो सारी बात सुनी कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें कि क्या कवर हुआ, क्या रह गया। मुख्तसरन सर बाबर साहब बताइएगा आपका क्या एनालिसिस है इस नशिस्त के बारे में। सोहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए
کہ 1965 کی جو وار تھی وہ میرے نزدیک مس مینجمنٹ کی ایک عمدہ مثال تھی. ہم نے کئی کیلکولیشنز کی جو کہ بعد میں غلط ثابت ہو گئی. مثال کے طور پہ جولائی 1965 میں رن آف کچھ کے محاذ پہ پاکستان آرمی نے انڈیا کی آرمی کو ڈیفیٹ کیا تھا اور کافی علاقے اس ایریا میں ہم نے انڈیا کے اپنے پاس رکھ لیے تھے. پھر ایسا ہوا کہ جولائی 1965 کے اندر ہی درگاہ حضرت بل سے جو ہے وہ بال مبارک چوری ہو گیا، تو کشمیر پورے کے اندر ایک انڈیا کے خلاف ایک غصے کی لہر پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے پاکستان نے اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھا اور جہاد کشمیر کے نام سے، جس کو بعد میں پھر آپریشن جبرالٹر کا نام دیا گیا، 10 کمپنیاں بنائی گئی جس میں تقریباً مختلف جگہوں سے لوگ اکٹھے کیے گئے. اور یہ میجر جنرل اختر حسین ملک کی قیادت میں یہ جے او سی تھے، مطلب جو مری کے اندر بیٹھتی ہے نا پاکستان آرمی کی، جو کیا کہتے ہیں ریجمنٹ کہہ لیں یا کور کہہ لیں، یہ اس کے جے او سی تھے. انہوں نے یہ بیسیکلی آپریشن جبرالٹر لانچ کیا. یہ لوگ سارے کشمیر کے اندر انٹر ہو بھی گئے، اور ایک وقت ایسا تھا کہ ایوب خان کو اس چیز کا یقین ہونے لگ گیا کہ کشمیر ہمارے پاس آنے والا ہے. اب ایشو یہ ہوا کہ این موقع پہ اس میجر جنرل جو کمانڈنگ آفیسر تھا اس کو چینج کر دیا گیا، اور اس کی جگہ جناب ایوب خان کے قریبی دوست جنرل یحییٰ صاحب جو تھے وہ چھم چوڑیاں سے انہوں نے بھیجے بندے شندے، اور یہ سارے ٹینک ٹونک وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے. ان سب کا یہ خیال تھا کہ ہم جو کچھ کشمیر میں کر رہے ہیں اس کا جواب انڈیا کشمیر کے اندر ہی دے گا. انہوں نے یہاں سے پہلی کیلکولیشن غلط کی کہ ان کے خیال میں انڈیا بڑا محاذ نہیں کھولے گا، جبکہ انڈیا نے فوری طور پہ بڑا محاذ کھولا. اس نے لاہور، سیالکوٹ، قصور پہ بڑا حملہ کیا، یہاں تک کہ ایئر مارشل نور خان کو بھی اس آپریشن جبرالٹر کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں تھا. لیکن میں داد دیتا ہوں پاکستان آرمی کو، میں داد دیتا ہوں پاکستان ایئر فورس کو، میں داد دیتا ہوں پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو، پاکستان کی قوم کو، جنہوں نے 1965 کی وار میں انڈیا کے کاؤنٹر اٹیک کو بی آر پی نہر سے آگے نہیں آنے دیا. انہوں نے بی آر پی نہر کے اوپر بہادری کی، طاقت کی اور دلیری کی وہ داستان رقم کی جو آج تک پاکستان کی ہسٹری میں اس سے زیادہ ہولناک جنگ، وہ 17 دن جو بی آر پی نہر، سیالکوٹ، قصور، لاہور کے بارڈر پہ لڑی گئی، وہ ایک ہولناک جنگ تھی جس میں ہزاروں ٹینک استعمال کیے گئے، اور وہ دن رات کی جنگ تھی جس میں ایئر فورس، نیوی پوری طرح پاکستان نے اپنا ڈیفینڈ کیا. اس کے بعد یہی کام پاکستان نے کارگل میں ریپیٹ کیا 1998 میں، لیکن نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے یہ جنگ آگے بڑھ نہیں سکی. تو میرے خیال میں 1965 کی جو وار تھی وہ ایک سٹیل میٹ تھی، اس کے اندر نہ انڈیا جیتا ہے نہ پاکستان جیتا ہے. اور یہی چیزیں معاہدہ تاشکند میں جو 10 جنوری 1966 کو سائن ہوا، اس کے اندر یہی چیزیں مانی گئی کہ ایک دوسرے کے قیدی بھی رہا ہم کر دیں گے اور ایک دوسرے کے علاقے بھی ہم واپس کر دیں گے. لیکن ظاہری بات ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے اور ہم انڈیا کے دشمن ہیں. انہوں نے ہمیں تنگ کرنا ہے، ہم نے انہیں تنگ کرنا ہے. یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. بہت شکریہ بابر صاحب، بہت زبردست انالیسز آپ نے دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں نواز صاحب، اور ان سے پوچھیں گے اور پھر یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے سیشن کو. جی نواز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ نے جنگ دیکھی ہے نا 65 کی، میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی. اس وقت کا جذبہ ہم نے بھی دیکھا ہوا ہے، لیکن اس وقت سے لے کے آج تک جو بی بی سی کا کردار رہا ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ غداری کا رہا ہے، اور انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ مطلب اکٹھے انہوں نے بیان دینے شروع کر دیے تھے. تو بی بی سی جو ہے نا، اس سے بڑا غدار پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے پاکستان کے مقابلے میں. تو یہ جو 25 اگست کا واقعہ ہوتا ہے، یا مطلب جو اس قسم کی باتیں ہوتی ہے نا کہ پاکستان نے پہلے کیا، یہ سارا بی بی سی کا اور وکیپیڈیا کا مٹیریل ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے 1948 کا بدلہ لیا. اور ایک سوال تو یہ ہے کہ بی بی سی کو ہم لوگ کیوں نہیں مطلب سمجھتے کہ یہ جو کچھ بتا رہا ہے یہ بکواس کر رہا ہے، مطلب یہ غلط بتا رہا ہے، سوری ٹو سے. دوسرا سوال یہ ہے
कि उस वक्त तमाम अदीबों ने जज्बा हुब्बुल वतनी जो है वो उजागर कर दिया। तो आजकल के अदीब क्या कर रहे हैं? आप टीवी देखें, सोशल मीडिया देखें, वो तलाक़ें दिलवा रहे हैं, किसी के साथ चक्कर चलवा रहे हैं। तो इस मामले में इस वक्त जबकि पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान जो है वो खटक रहा है पूरी दुनिया में, तो क्या आज एक भी सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम नहीं है, या एक भी जमीलुद्दीन आली नहीं है? मतलब इस लेवल का कोई बंदा आजकल पाकिस्तान में नहीं है। बहुत शुक्रिया। जी जी सर। जनाब अली, अच्छा मुझे एक आवाज कम आ रही थी, पता नहीं अब आपको तो शायद पूरी आ रही हो, लेकिन एक मुझे जो समझ आई है उनके वो एक तो आज सर के इन्होंने अदीब के हवाले। बीबीसी के हवाले से, एक इन्होंने पूछा बीबीसी के हवाले से, वो कह रहे थे कि बीबीसी जो है वो गलत रिपोर्टिंग करता है, और ये जितनी भी चीजें हैं विकिपीडिया के ऊपर और बीबीसी के ऊपर, तो बीबीसी के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? उसमें रिपोर्टिंग ना वो दुरुस्त करते हैं ना हम दुरुस्त करते हैं, ये तो होता है, हर एक का एक एंगल होता है। वो रिपोर्टिंग ऐसे करते हैं, जब आपके रिपोर्टिंग दुरुस्त हो जाएगी तो वो भी अल्लाह करेगा कि आप पे यकीन करने लगेंगे, वो उन पे यकीन नहीं करेंगे। प्रॉब्लम तो यही है ना कि हम किस पे यकीन करें। जैसे हर एजेंडा एक पे सेटिंग या यकीन नहीं फ्रेमिंग करता, कई कहते लोग हैं। होते हैं, बात जरूरी होती है। और दूसरों पे गिला करने से पहले तो ये देखा जाना चाहिए कि हम रिपोर्टिंग दुरुस्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दूसरी बात इन्होंने कही कि आज का अदीब जो है वो क्या करे, आज का अदीब भी तो अपना फर्ज अदा कर रहा है और वो निशानदेही मुसलसल करता है, उसे करनी चाहिए और करते हैं। देखें ये जो बातें हैं ना कि 25 अगस्त 65 में कुछ 300 से 500 से 700 के करीब फौजी जो थे ततवाल, पूंछ और ओड़ी वगैरह के इलाके में पहुंचे हुए थे हमारे, और जाहिर है ऐसा सूरत हाल तो थी। फिर सितंबर में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो है उसके जो अखनौर की तरफ हम जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां से सप्लाई होती थी भारत की। अब मैं ऐसे इश्यूज के ऊपर असल में बात नहीं इसलिए करना चाहता कि ये दरअसल वो फैक्ट्स हैं या जो भरल मुतनाज़ हैं, इधर के भी उधर के भी। जब फिगर्स आप उठा के देखेंगे तो देखेंगे दोनों तरफ से मुख्तलिफ बात ही, लेकिन बहरहाल ये है कि हमारे फौजी उस तरफ गए थे ताकि वो सप्लाई जो फौजी भारतीय फौजियों की थी उस सप्लाई को रोका जा सके। ये 1 सितंबर को हो रहा था और 6 सितंबर को अब ये हुआ, और फिर 17 दिन हम उस जंग के अंदर मसरूफ है। लेकिन 6 सितंबर का ये है कि बिल्कुल ये दुरुस्त कहा ज़हीर साहब ने कि इन्हें अंदाजा नहीं था, इन्होंने कहा ये शायद ये जो 1 सितंबर का वाक़या तो यहीं तक रहेगी जंग, तो वो उन्होंने अपनी पसंद का महाज चुना। वो फिर ज़ाहिर है उनकी पसंद का महाज तो वाघा था, उनकी पसंद का महाज तो चंडा था, उनकी पसंद का महाज छम जोड़िया इलाका था। तो वो ज़ाहिर है फिर वो इस तरफ आए तो हमारे फिर वो जो, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल जो है बुनियादी तौर पे ये बड़ी अहम बात है कि जो हो गया सो हो गया। वो तो हम लोगों के किसी के इल्म में उस वक्त नहीं था कि पीछे क्या हो रहा है। आप तो ब्लैंक थे ना, और यकदम आपको यह पता चला है कि दुश्मन ने आप पे हमला कर दिया तो पूरी कौम यकजा हो गई और कोई भी पीछे नहीं रहा, इसलिए कि ये एक दिफाई जंग हो गई थी और दिफाई जंग होने की सूरत में आप लोग उसके साथ है। अब देख लें कि बारूद को जिस्मों से बांधा गया, ये कहाँ पे, चविंडा में। आप देख लें नेवी की आबदोज जो थी PNS गाजी, वो द्वारका पर जाके हमला कर रही थी। आप ये देखें MM आलम जो है 1 मिनट में 5 जहाज जो है वो तबाह कर रहा था। तो ये इस तरह के वाकयात जब होने शुरू हुए तो वो इस तरह ही है कि वो एक जज्बा ही होता है जो आपको आपके कौमी सतह पे आपके यहाँ बेदार हुआ, और आप अपनी फौज के अफवाज के, चाहे वो बरी हो, बहरी हो, नेवी वाले हों, कोई भी फौज है, फिजाइया हो, इन सब किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि वो पीछे रहा। ये जज्बा जो है बुनियादी तौर पे ये जाग उठा था, ये कौमी जज्बा है, ये एक जज्बा शहादत। भाई मर जाएंगे ज्यादा क्या होगा, लेकिन इस मुल्क को बचाना है, अपनी जो सलामती पे हम पे हमला हुआ है इसको हमने दिफा करना है। तो ये दिफाई जंग जो थी दरअसल हमने इस लिहाज से जीती है, मैं ये समझता हूँ कि हम एक कौम बन गए। ये बुनियादी चीज मुझे नजर आती है, और ये सबक हमें सीखना चाहिए था, ये सबक हमें सीखना चाहिए था
कौम कैसे बन सकते हैं। लेकिन अफसोस वही जो सवाल किया गया कि हमने इससे सीखा नहीं। हमने इससे अगर सीखा होता तो शायद 71 का वाकया ना होता, हम यूं टुकड़े टुकड़े अलग अलग ना होते। ये मैं देखे दोनों, एक वाकया मैंने आपको सुनाया 65 का कि कैसे हम सीढ़ियों के ऊपर धप धप करते पहुंचते थे, और 71 का वाकया भी सुन लीजिए। देखिए हमारे वालिद साहब वाली नस्ल वो है ना जिन्होंने पाकिस्तान को बनते देखा और उसके साथ वो जुड़े हुए थे, वो जज्बाती सतह पे जुड़े हुए। तो जब ये खबर आती है और उसी गैर मुल्की मीडिया से पहले पहुंचती है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं कि वो झूठ बोलता है, लेकिन उसने जो वाकया बताया था वो सच था कि वहां पे जो है मशरकी पाकिस्तान जो है वो हमसे अलग हो गया था और फाल हो गया था वहां पे। तो वारिस साहब जो है वो हवास में नहीं रहे थे, वो पूरे शहर में घूमते थे और आसमान की तरफ इशारा कर करके कहते थे देखो वो टूट गया। और हम आसमान की तरफ देखते तो हमें यूं लगता था जैसे सितारे जो बाहम मिलके गुच्छा बने हो और गुच्छा बन के पूरा सा गोला बना हो और गोला वो टूट के हम के ऊपर, हमारे ऊपर बर्फ पड़ा हो, हमें यूं महसूस होता था। तो ये जो तकलीफ दे वो यानी इसमें हम टूटे हैं, उसमें हम 65 की जंग में हम जुड़े थे। तो ये बुनियादी चीज है जिसकी तरफ मेरा ख्याल है हमें तवज्जो देनी चाहिए कि हम जुड़ कैसे सकते हैं इस वाक़े से। हम यानी दिफा का इस यौम दिफा हमें तब मुबारक हो सकता है कि हम इससे ये सबक सीखें कि हम जुड़ कैसे सकते हैं। वो सूरतें हमें तलाश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। बड़ा लास्ट पॉइंट जो था उसी पे कंक्लूड करते हैं कि जो हमें सबक उस जंग ने दिया था कि हमें यूनिटी और स्ट्रेंथ उसने दी थी, और आज भी हमें ये देखना है कि हम यूनिटी और स्ट्रेंथ को कैसे हासिल करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया और हमें कुछ सिखाया, हमें कुछ तारीख बताई। आपकी मदद, आपका बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए।